बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। हिंदुस्तान ईरान से तेल खरीदेगा, धर्मेंद्र प्रधान ने किया ऐलान। कहा हमारी अपनी जरूरतें हैं, अमेरिका को लगा धक्का। जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के मामले पर तनाव बढ़ा, तुर्की में सऊदी सफीर को तलब किया गया। बशार अल असद ने कहा इदलिब जल्द ही सरकारी कंट्रोल में आ जाएगा, मिलिटेंट्स के हथियार छोड़ने पर उलझन बरकरार। मगरबी किनारे में फलस्तीनी की फायरिंग, 2 यहूदी आबादकार हलाक, इसराइल ने फिदायीन कार्रवाई करार दिया। हमला आवर की बड़े पैमाने पर तलाश। चाइना में इंटरपोल चीफ पर करप्शन और रिश्वत के इल्जाम, गिरफ्तारी के बाद पूछताछ जारी। अमेरिका के 2 माहिरीन को इकोनॉमिक्स के नोबेल इनाम के लिए चुना गया। गुजरात में गैर गुजरातियों पर हमलों के बारे में सियासत, कांग्रेस ने कहा हुकूमत बेकसूरों को बचाने में नाकाम हो गई। विजय रूपानी से नीतीश कुमार की बातचीत। मुंबई में नॉर्थ इंडिया के लोग काम करना बंद कर दें तो लोगों को खाना नसीब नहीं होगा, कांग्रेस लीडर संजय निरुपम का रिमार्क। हिंदुस्तान ने अंडर 19 एशिया कप जीत लिया, फाइनल में श्रीलंका को 114 रन से शिकस्त। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। हिंदुस्तान अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद नवंबर में ईरान से तेल खरीदेगा। वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात का दिल्ली में बाकायदा ऐलान किया। अमेरिका ने धमकी दी थी कि जो भी मुल्क 4 नवंबर के बाद से ईरान से तेल खरीदेगा उसके खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएंगी, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हिंदुस्तान के पास ईरानी तेल का कोई बदल नहीं है। एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि क्या अमेरिका हमारे खिलाफ पाबंदियां लगाएगा या नहीं, लेकिन हमारी 2 ऑयल कंपनियों ने ईरान से नवंबर में तेल खरीदने का ऑर्डर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने पहली मर्तबा 4 नवंबर के बाद से ईरानी तेल खरीदने के बारे में अपनी जबान खोली है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की अपनी जरूरतें हैं जो उसे पूरी करनी है, हम हमारे कौमी मफाद के तहत काम करेंगे। इस दौरान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन संदीप सिंह ने कहा कि उनकी कंपनी उन 2 इदारों में शामिल है जिन्होंने ईरानी तेल खरीदने का ऑर्डर दिया है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने पिछले महीने कहा था कि वो बात सूरतों में नरमी दे सकते हैं। अमेरिका ने ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने के बाद ईरान पर पाबंदियां लगाई थी। इन पाबंदियों के दूसरे मरहले के तहत नवंबर से सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। प्रधान ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान ईरान से तेल खरीदने के लिए अलग अलग पेमेंट सिस्टम इख्तियार करने पर गौर कर रहा है और उसे हिंदुस्तानी रुपए में भी अदायगी की जा सकती है। हाल ही में ईरान ने यूरोपीय मुल्कों, चाइना और रशिया के साथ मिलकर अमेरिकी पाबंदियों से बचने के लिए एक नए मैकेनिज्म को अपनाने से इत्तेफाक किया था और इस सिलसिले में ये मुल्क मिलकर काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान का यह ऐलान अमेरिका के लिए एक धक्का है कि वह नवंबर में भी तेल खरीदेगा। हालिया अरसे में तेल की कीमतों में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल काफी महंगा हो गया और अपनी अब तक की सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गया है। हिंदुस्तानी रुपए की कदर में पीर को 30 पैसे की गिरावट आई और वो डॉलर के मुकाबले 74.06 पर बंद हुआ। एक जर्नलिस्ट के लापता होने के मसले पर तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। तुर्की ने दूसरी मर्तबा सऊदी अरब के सफीर को तलब करते हुए इस मामले में सफाई मांगी। यह भी कहा गया कि तुर्की के अहदेदारों को सऊदी अरब के काउंसलेट की तलाशी लेने की इजाजत दी जाए, जहां से नाराज सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी लापता हुए हैं और उनके कत्ल के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। तुर्की के अहदेदार ने बताया कि अनकरा में सऊदी अरब के सफीर को वजारत खारजा में तलब किया गया। वजारत ने कहा कि सऊदी सफीर से कहा गया कि हम तहकीकात के अमल में हर तरह के ताउन की उम्मीद रखते हैं।
सऊदी अरब के एक हुकूमत मुखालिफ जर्नलिस्ट के लापता होने और फिर उनके कत्ल की खबरों के बीच सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तनाव मुसलसल बढ़ रहा है। ऐसे में तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि उन्हें अभी जमाल खशोगी के बारे में अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तुर्की के ओहदेदार सऊदी अरब के सफारत खाने के एंट्रेंस के वीडियो फुटेजेस का जायजा ले रहे हैं। जमाल खशोगी पिछले मंगल को लापता हुए थे। तैयब एर्दोगान ने कहा कि मैं इस मसले पर नजर रखे हुए हूँ और जब भी हमें तहकीकात के बारे में कुछ ठोस बात मालूम होगी हम दुनिया को बताएंगे। तैयब एर्दोगान ने कहा कि इंशाअल्लाह हमें एक ऐसी सूरत हाल का सामना करना नहीं पड़ेगा जो हम नहीं चाहते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि ये वाकया हमारे मुल्क में पेश आया है। तुर्क ओहदेदारों ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा शक है कि खशोगी को सऊदी काउंसलेट में कत्ल कर दिया गया। इस दौरान सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA ने काउंसलेट के ओहदेदारों के हवाले से कहा कि ऐसे इल्जामात गलत और बेबुनियाद हैं। जमाल खशोगी सऊदी हुकूमत खास तौर पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों पर काफ़ी तनकीदें करते रहे हैं। वो पिछले एक साल से अमेरिका में जिला वतन थे। खशोगी वाशिंगटन पोस्ट में लिखते थे और अल अरब न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ रह चुके। कुछ दिन पहले अल जजीरा से बातचीत करते हुए खशोगी ने कहा था कि सऊदी अरब में बातचीत और बहस की कोई गुंजाइश नहीं है और हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल करने वालों को जेलों में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा था कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के होते हुए सऊदी अरब में कभी भी जमहूरी रास्ते पर नहीं चला जा सकता। वाशिंगटन पोस्ट में लिखते हुए सऊदी जर्नलिस्ट ने कनाडा और कतर के ताल्लुक से सऊदी अरब की पॉलिसियों की मजम्मत की थी। उन्होंने यमन जंग के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। उन्होंने सऊदी अरब में मुखालिफ आवाजों के खिलाफ क्रैकडाउन की भी मजम्मत की थी। इस दौरान अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप हुकूमत से कहा कि वो जमाल खशोगी के बारे में सऊदी अरब से जवाब मांगें जो इस्तांबुल में सऊदी काउंसलेट का दौरा करने के बाद से लापता है। वाशिंगटन पोस्ट ने एक एडिटोरियल में लिखा कि अमरीका को खशोगी के लापता होने के बारे में तमाम हकीकतें मालूम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। जमाल खशोगी ने अगस्त के महीने में अमेरिका के एक मैगजीन न्यूयॉर्कर से बातचीत करते हुए कहा था कि उनकी जान को खतरा है। इस वाक़े से तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान इख्तिलाफात बहुत बढ़ गए हैं और अगर कत्ल के अंदेशे सही साबित हुए तो ये रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। सऊदी अरब का कहना है कि वो काउंसलेट से बाहर निकलने के बाद लापता हुए। खुद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में एक इंटरव्यू देते हुए ऐसे इल्ज़ामात को रद्द कर दिया था कि जमाल खशोगी को काउंसलेट में ज़बरदस्ती रखा गया है। सीरिया के सदर बशार अल असद ने कहा है कि इदलिब जल्द ही सरकारी कंट्रोल में आ जाएगा जहां अब भी बैरूनी तायद रखने वाले मिलिटेंट्स का असर है। बशार अल असद ने कहा कि सीरिया की हुकूमत का ख्याल बिल्कुल साफ है। इदलिब सूबे और दूसरे मकामात रियासत के कंट्रोल में लिए जाएंगे। इदलिब के बारे में जो समझौता हुआ है वो आरिजी है ताकि वहां खून खराबे को रोका जा सके। सीरिया के सदर ने हुक्मरान बास पार्टी की एक मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सीरिया के शुमाल में तुर्की की तायद रखने वाले मिलिटेंट्स ने अब तक अपने हथियार नहीं छोड़े हैं। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने जो लंदन से काम करती है ये बात बताई। इस दौरान एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि सीरिया के बागी इदलिब में गैर फौजी जोन से हथियार हटा रहे हैं। तुर्की की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। पिछले महीने तुर्की और रशिया ने इदलिब में गैर फौजी जोन बनाने के बारे में एक समझौता हुआ था जिसके तहत इदलिब में सरकारी फौज के ऑपरेशन को टाला गया था। इराक में अलग अलग सियासी ग्रुपों ने हुकूमत बनाने और हुकूमत के प्रोग्रामों और वजारतों की तकसीम के बारे में समझौता कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि नई हुकूमत 2 हफ्तों के अंदर हलफ लेगी। मीडिया की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। इराक में मई के महीने में इलेक्शंस हुए थे जिसमें किसी भी पार्टी या इत्तेहाद को मेजॉरिटी हासिल नहीं हुई थी। हाल ही में लंबी बातचीत के बाद वहां पर हुकूमत बनाने से इत्तेफाक किया गया और सदर और वजीर आजम को चुन लिया गया। मगरबी किनारे के सल्फीत में एक फलस्तीनी शहरी ने फायरिंग करते हुए 2 यहूदी आबादकारों को हलाक कर दिया। इस वाक़े में एक तीसरा यहूदी आबादकार जख्मी भी हुआ। इसराइल की एक वेबसाइट के हवाले से फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि एक फलस्तीनी ने यहूदी आबादकारों के ग्रुप पर फायरिंग कर दी। जख्मी यहूदी आबादकार का इलाज किया जा रहा है। मरने वालों में एक औरत भी शामिल है जबकि उसका शौहर जख्मी हुआ है। इसराइली ओहदेदारों ने इसे फिदायीन अटैक करार दिया है। हमला आवर फलस्तीनी लापता बताया गया है। इसराइली फौज ने इस फलस्तीनी की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हमला आवर की उम्र 23 साल के आसपास बताई जा रही है। बताया गया कि उसका ताल्लुक फलस्तीन के शहर कलकीलिया से है।
सऊदी अरब के शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एक आलिम दीन ने इसराइल के साथ अमन को बढ़ावा देने के लिए उलमा और स्कॉलर्स को इसराइल और अल-कुद्स के दौरे का मशवरा दिया है। सऊदी अरब की मदद से चलने वाली तंजीम मुस्लिम वर्ल्ड लीग के चीफ मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस के मौके पर यह बयान दिया। फॉक्स न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमें एक अमन डेलीगेशन भेजना चाहिए जिसमें तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत के नुमाइंदे शामिल होना चाहिए। इन लोगों को मुक़द्दस मकामात का दौरा कराना चाहिए। चाइना ने इंटरपोल के चीफ को गिरफ्तार करने के बाद उन पर करप्शन और रिश्वत के इल्जामात लगाए हैं। इंटरपोल ने कहा है कि 12 दिनों बाद चाइना की तरफ से उनकी गिरफ्तारी की खबर दी गई। बताया गया कि मैंग होंगवी फ्रांस के शहर लियोन से, जहां इंटरपोल का हेडक्वार्टर है, अपने आबाई मुल्क गए थे जहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो चाइना में भी पब्लिक सिक्योरिटी के वजीर हैं। सबसे पहले जुमे को इंटरपोल चीफ के लापता होने की खबरें आई थी। फ्रांस के ओहदेदारों ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। इस दौरान चाइना की हुकूमत ने तस्दीक की है कि उन्हें रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ तहकीकात जारी हैं। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए रहते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हिंदुस्तान ईरान से तेल खरीदेगा, धर्मेंद्र प्रधान ने किया ऐलान। कहा हमारी अपनी जरूरतें हैं, अमेरिका को लगा धक्का। जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के मामले पर तनाव बढ़ा, तुर्की में सऊदी सफीर को तलब किया गया। बशार अल-असद ने कहा इदलीब जल्द ही सरकारी कंट्रोल में आ जाएगा। मिलिटेंट्स के हथियार छोड़ने पर उलझन बरकरार। मगरबी किनारे में फलस्तीनी की फायरिंग, 2 यहूदी आबादकार हलाक। इसराइल ने फिदायीन कार्रवाई करार दिया। हमला आवर की बड़े पैमाने पर तलाश। चाइना में इंटरपोल चीफ पर करप्शन और रिश्वत के इल्जाम, गिरफ्तारी के बाद पूछताछ जारी। अमेरिका के 2 माहिरीन को इकोनॉमिक्स के नोबेल इनाम के लिए चुना गया। गुजरात में गैर गुजरातियों पर हमलों के बारे में सियासत, कांग्रेस ने कहा हुकूमत बेकसूरों को बचाने में नाकाम हो गई। विजय रूपानी से नीतीश कुमार की बातचीत। मुंबई में नॉर्थ इंडिया के लोग काम करना बंद कर दें तो लोगों को खाना नसीब नहीं होगा, कांग्रेस लीडर संजय निरुपम का रिमांड। हिंदुस्तान ने अंडर 19 एशिया कप जीत लिया, फाइनल में श्रीलंका को 114 रन से शिकस्त। जारी रहते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। पहले बात करते हैं कोरिया बहरान की। अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने इस बात से इत्तेफाक कर लिया है कि वो आलमी इंस्पेक्टर्स को अपनी न्यूक्लियर मिसाइल साइट्स के मुआयने की इजाजत देंगे। माइक पॉम्पियो ने किम जोंग उन से नॉर्थ कोरिया के दारुल प्योंगयांग में मुलाकात की। बाद में सोल में जो साउथ कोरिया का दारुल हुकूमत है उन्होंने इस मुलाकात की तफसीलात बताई। पॉम्पियो के इस दौरे के दौरान नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के वजीरों और ओहदेदारों ने इस बात से इत्तेफाक किया कि डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के दरमियान फिर से मुलाकात होनी चाहिए। किम जोंग उन ने खुद ख्वाहिश जाहिर की कि वो ट्रंप से मिलना चाहते हैं।
अमेरिका के दो माहिरीन मौशियात विलियम नॉर्थ और पॉल रूमर को इस साल के इकोनॉमिक्स के नोबेल इनाम के लिए चुना गया है। उन्होंने मौशी तरक्की को माहौलियात और अनोखे तरीकों से जोड़ते हुए अहम कारनामा अंजाम दिया, जिसे तस्लीम करते हुए ये अवार्ड दिया गया। इनमें विलियम याले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जबकि पॉल न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक बिजनेस स्कूल में पढ़ाते हैं। उन्हें जुमला 9 मिलियन कनौर यानी $1.01 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, एक और साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी और एक अहम जर्नलिस्ट को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनके खिलाफ 26/11 हमलों से जुड़े एक केस में कार्रवाई हो रही है। एक दरखास्त दाखिल करते हुए उन पर गद्दारी का मुकदमा चलाने की ख्वाहिश की गई। दरखास्त गुजार का कहना है कि नवाज शरीफ और दूसरों ने खुफिया राज जाहिर किया और एक हसास इदारे के बारे में बरसर आम ख्यालात का इजहार किया। इस मामले की सुनवाई 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। बॉलीवुड में जिनसी हरासानी के ताज़ा इल्जामात सामने आए हैं। हाल ही में एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने एक्टर नाना पाटेकर पर उंगली उठाई थी। अब विवेक अग्निहोत्री, विकास बहल, उत्सव चक्रवर्ती, चेतन भगत और रजत कपूर पर भी उंगलियां उठाई गई हैं। इसके अलावा एक खातून जर्नलिस्ट ने सिंगर कैलाश खेर पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया। तनुश्री दत्ता ने कहा कि फिल्मसाज विवेक अग्निहोत्री ने 2005 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके साथ नाशाइस्ता सलूक किया था। कंगना रनौत ने, जो एक मशहूर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने फिल्म क्वीन में विकास बहल के साथ काम किया, इल्जाम लगाया कि शूटिंग के दौरान विकास बहल अपना चेहरा उनकी गर्दन के पास लाते थे और उन्हें दबोच लेते थे और उनके बालों की खुशबू सूंघते थे। इन इल्जामात के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया है। एक्टर रजत कपूर पर एक जर्नलिस्ट ने नाशाइस्ता रवैये का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने रजत कुमार को एक इंटरव्यू के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने पूछा कि क्या आपकी जैसी आवाज़ सेक्सी है, आप भी उसी तरह की सेक्सी शख्सियत की मालिक हैं और आपका फिगर क्या है। बाद में रजत कपूर ने इस ताल्लुक से ट्विटर पर माफ़ी मांगी। इस दौरान नाना पाटेकर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। वो तनुश्री दत्ता के इल्जामात का जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। नाना पाटेकर ने तनुश्री दत्ता को लीगल नोटिस भेजी है। जवाब में तनुश्री दत्ता ने भी पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। गुजरात में गैर गुजरातियों पर हमलों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हाल ही में बिहार से ताल्लुक रखने वाले एक आदमी ने कमसिन लड़की के साथ ज्यादती की थी, जिसके बाद गुजरात के अलग अलग मकामात पर यूपी, बिहार और नॉर्थ इंडिया के दूसरे मकामात से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर हमलों का सिलसिला पेश आया। अब गड़बड़ के वाक़यात तो कम हुए हैं, लेकिन इस पर सियासत बहुत बढ़ गई है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत रियासत में बेकसूर लोगों को बचाने में नाकाम रही। कांग्रेस लीडर अहमद पटेल ने कहा कि अगर ऐसे वाक़यात को होने दिया जाए तो ये रुझान पूरे मुल्क में फैल जाएगा। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कांग्रेस लीडर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अगर 1-2 लोग जुर्म करें तो तमाम लोगों को निशाना नहीं बनाया जा सकता, बेकसूर लोगों की हिफाजत होनी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस के एक और लीडर संजय निरुपम ने कहा कि अगर मुंबई में नॉर्थ इंडिया के लोग काम करना बंद कर दें तो मुंबई शहर के अवाम को खाना भी नसीब नहीं होगा और शहर ठप हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडिया के लोग बॉम्बे के अवाम का बोझ उठाते हैं। संजय निरुपम ने नॉर्थ इंडिया के लोगों की तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। ये बात साफ नहीं है कि क्या उन्होंने गुजरात के ताज़ा वाक़यात के हवाले से ये बातें कही। गुजरात के एक वजीर ने बाहर के लोगों से कहा कि वो गुजरात वापस आ जाएं। रियासत के वजीर दाखिला प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि रोजगार के लिए दूसरी रियासतों से यहाँ आने वाले लोगों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। गड़बड़ के वाक़यात के सिलसिले में 450 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि सूरत हाल काबू में है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को एक रिपोर्ट पेश की गई है। गुजरात के साबरकांता में 28 सितंबर को रेप का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद गांधीनगर, अहमदाबाद, पटन, साबरकांता और महसाना में गैर गुजरातियों पर हमले किए गए थे। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने गुजरातियों से अपील की है कि वो बाहर के लोगों पर हमले बंद करें। उन्होंने कहा कि पिछले 48 घंटों के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। रियासती वजीर दाखिला जडेजा ने कहा कि ये हालात उन लोगों की साजिश हो सकते हैं जो पिछले 22 साल से हुकूमत में नहीं हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी से बातचीत की। उन्होंने 14 साल की एक बच्ची के रेप की मजम्मत करते हुए कहा कि मुजरिम को सजा देनी चाहिए, लेकिन तमाम लोगों के साथ एक जैसा सलूक नहीं किया जा सकता। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी हुकूमत हालात से वाकिफ है और चौकस है। हमारे चीफ सेक्रेटरी और DGP गुजरात के ओहदेदारों के साथ राब्ते में है।
जम्मू कश्मीर में पंचायत इलेक्शंस के तहत वोट डाले गए, लेकिन बहुत कम लोगों ने वादी में वोटिंग में हिस्सा लिया। बड़ी सियासी पार्टियों ने इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने तमाम बलदी हलकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए। श्रीनगर और बाद दूसरे मकामात पर झड़पों के वाकयात पेश आए। कश्मीर वादी में वोटिंग का फीसद सिर्फ 8 बताया गया, जबकि जम्मू और लद्दाख में 50 से 55% लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में 13 साल के बाद 4 मरहलों में बलदी इलेक्शंस हुए। बॉलीवुड के शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार को फिर से निमोनिया हो गया है और उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। 95 साल अदाकार के दोस्त फैसल फारूकी ने ट्विटर पर यह बात बताई। उन्हें इतवार की रात हॉस्पिटल में शरीक किया गया। दिलीप कुमार को इससे पहले भी हॉस्पिटल में शरीक किया गया। क्रिकेट, हिंदुस्तान ने श्रीलंका को 114 रन से हराते हुए अंडर 19 एशिया कप टाइटल जीत लिया। ढाका में खेले गए फाइनल मैच में हिंदुस्तान ने खेल के तमाम शोबों में श्रीलंका को पछाड़ दिया। पहले बैटिंग करते हुए हिंदुस्तान ने 6 विकेट पर 304 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 39वें ओवर्स में 160 रन पर आउट हो गई। टूर्नामेंट में 318 रन बनाने वाले हिंदुस्तानी ओपनर वाई जायसवाल को मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हिंदुस्तान ईरान से तेल खरीदेगा, धर्मेंद्र प्रधान ने किया ऐलान। कहा हमारी अपनी जरूरतें हैं, अमेरिका को लगा धक्का। जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के मामले पर तनाव बढ़ा। तुर्की में सऊदी सफीर को तलब किया गया। बशार अल-असद ने कहा इदलिब जल्द ही सरकारी कंट्रोल में आ जाएगा। मिलिटेंट्स के हथियार छोड़ने पर उलझन बरकरार। मगरबी किनारे में फलस्तीनी की फायरिंग, 2 यहूदी आबादकार हलाक। इसराइल ने फिदायीन कार्रवाई करार दिया। हमला आवर की बड़े पैमाने पर तलाश। चाइना में इंटरपोल चीफ पर करप्शन और रिश्वत के इल्जाम, गिरफ्तारी के बाद पूछताछ जारी। अमेरिका के 2 माहिरीन को इकोनॉमिक्स के नोबेल इनाम के लिए चुना गया। गुजरात में गैर गुजरातियों पर हमलों के बारे में सियासत, कांग्रेस ने कहा हुकूमत बेकसूरों को बचाने में नाकाम हो गई। विजय रूपानी से नीतीश कुमार की बातचीत। मुंबई में नॉर्थ इंडिया के लोग काम करना बंद कर दें तो लोगों को खाना नसीब नहीं होगा, कांग्रेस लीडर संजय निरुपम का रिमार्क। हिंदुस्तान ने अंडर 19 एशिया कप जीत लिया। फाइनल में श्रीलंका को 114 रन से शिकस्त। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।